टोकरियां वसूल करता हूं जिसमें पता नहीं क्या होता है। टोकरे में था क्या सर? मुझे पता है कि आप एक और इस्तकबाल के विटनेस हैं जो कि बेनज़ीर भुट्टो का रहा है। जहाँ तक मेरी निगाह जा रही थी वहाँ तक भी इंसान थे, मेरे राइट हैंड पे भी, लेफ्ट पे भी और पीछे भी। भाई आई नो ग्वाल मंडी लाइक द बैक ऑफ माई पाम। मैं लाहौर को नहीं जानता तो कोई और जानता हो। कोई नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद सूरत हाल बदल सकती है? और अब मियाँ साहब के पास कोई चॉइस भी नहीं रहा। अगर इनके बारे में ये तासुर गया कि ये डील करके आए हैं तो फारिग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मेरे साथ एक पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत से अहम वाक़यात के शाहिद भी हैं और आपके सामने आते भी रहते हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। नुसरत जावेद साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे साथ मौजूद है। बड़ी खुशकिस्मती है। नुसरत साहब वेलकम। और सर, थोड़ा सा जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए अपनी ज़िंदगी की कहानी, कैरियर की कहानी थोड़ा सा बताइए। कहाँ से सर आपने शुरू किया था और कैसे आपका सफ़र चला? आपने तो मेरा ख्याल है ट्रांजिशन पाकिस्तान में मीडिया की सारी देख ली कि प्रिंट, डिजिटल, टीवी, फिर डिजिटल, हर तरफ आए हैं। तो कैसे सफ़र शुरू किया था, उस वक्त क्या हालात थे और अब क्या है? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत नादिम हूँ कि मैंने इस यानी कि सहाफ़त के पेशे को अपनाया था। ठीक है, तो मैं इसको, अगर मैं इस पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा होता तो मैं ज़रूर अपनी कहानी बयान करता कि मैंने ये सफ़र कैसे शुरू किया था। मैं एक बेवकूफ़ आदमी था, हमारे घर बहुत अखबार आते थे, पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि शायद सहाफ़त बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही पढ़ता था, तो लाहौर के जितने अखबारात थे वहाँ घुस जाता था और उन्हें कहता था कि साहब मुझसे कोई भी काम करवा लें। कोई प्रूफ रीडिंग का करता था तो वो ये करता था। सो फ्रॉम 75 ऑनवर्ड मैं ये करता रहा हूँ। फिर मैं यहाँ आ गया था इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद कब आए थे सर? इस्लामाबाद 75 में आया था, और गवर्नमेंट कॉलेज से फ़ारिग होते ही फ़लसफ़ा पढ़ने के बाद। और फिर यहाँ पर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट थी, फैज़ साहब उसके निगहबान होते थे, तो उधर उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला था हर महीने का, जिसमें रिसर्च के बाद आप फील्ड में जाके तहकीक करके कल्चर, सकाफ़त, तो उसका मुझे असिस्टेंट एडिटर और रिसर्च ऑफिसर लगाया था। तो फिर 77 का मार्शल लॉ आ गया, तो उसके बाद तो ज़ाहिर है क्या सहाफ़त और क्या सकाफ़त होनी थी, तो मैंने रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद फिर इधर उधर हम घूमते घमाते रहे, तो यहाँ पे मुस्लिम अखबार निकला था, तो उस इदारे के साथ वाबस्ता हो गया। वहाँ एक स्टोरी लिखी जिसकी वजह से मुझे 1.5 साल तक बेरोज़गारी काटना पड़ी 78 में, जिसमें मैंने कहा था कि ज़िया उल हक साहब के जो फर्जंद हैं एजाज़ उल हक साहब, इनकी शादी हो रही है। सिर्फ इस खबर पे आपको 1.5 साल ज़ेरे जी हाँ, मैंने कहा जनरल ज़िया सरगोशियों के जाल में उसका टाइटल था। एनीवे, तो वो इस तरह बस उसके बाद धक्के ही खाते रहे। तो मेरा अपना ख्याल है मैंने वक्त ज़ाया किया है। ये लेकिन सहाफ़त ने आपको इतनी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया पाकिस्तान में, जो जी, शोहरत की बुलंदी ये है कि मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में मैंने अभी तक मेरा ये ख्याल है कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमाया है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये इल्म हो रहा है कि मैं तो लिफाफा सहाफ़ी हूँ, और ये कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से टोकरियां वसूल करता हूँ जिसमें पता नहीं क्या होता है। टोकरी की क्या कहानी थी? मैं ये कि अरे भाई कुछ भी नहीं, ये आज़रबाईजान गए हुए थे वज़ीर आज़म, और वहाँ से वो आते हैं, वो ये लोग अपने वो जो मुल्क के नहीं ख़ास चीज़ें, सोवेनियर्स वगैरह लेके आते हैं, सोवेनियर्स, तो वो ग़ालिबन उन दिनों मीडिया हैंडल कर रही थी, तो उन्होंने परवेज़ साहब को फ़ोन पे कहा कि जी एक वो नुसरत को भी भिजवा दें। टोकरे में था क्या सर? आज़रबाईजान का शहद था, और वो क्या नाम से जैम थे, फल थे, ये वो जो उनका, अच्छा पनीर, इस टाइप की चीज़ें जिनमें से कोई इतनी नहीं कीमती चीज़ें भी नहीं थी, कोई 8-10 हज़ार रुपये की चीज़ें होंगी सारी यार। उससे कहीं ज़्यादा। मैं क्या बताऊं कि मैं तो भी बहुत यंग जर्नलिस्ट था, तो नवाज़ नसरुल्लाह खान साहब वो जब भी ये आम होते थे तो हमारे बड़े बड़े मशहूर कॉलम निगार वो लिखते थे, नवाज़ नसरुल्लाह साहब के आम की दावत हुई, आ जाए ये वो। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, उनका इंतकाल हो गया होगा। अभी तक भी जब आम का सीज़न होता है तो उनके जो बच्चे हैं वो मुझे भिजवाते हैं, उन्हें पता है कि इनके वालिद भेजा करते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी, चूँकि उनकी वालिदा मुझे भिजवाया करती थी, वो मुझे भेजते हैं अभी आम जब भी आते हैं। तो इसमें सर नए आने खजूरें भेजते हैं, वो क्या है हमारे मुआशरे की भैया ये एक यानी तहजीब है। शेर पाव साहब
ये मुझे गुड़ भेजते हैं उनके, वो जो बनता है अपने घर के लिए। यानी कि जो आपकी ज़ाहिर ताल्लुक बन जाता है, एक वाकफी होती और है। ये तो पूरी जैसे आप दुनिया में होता है भाई, जैसे क्रिसमस होता है, लेकिन उसमें ये कि एक लिमिट होती है कि जी आप इस हद तक के, ज़ाहिर भी क्रिसमस है, हमारे यहाँ की रिवायत है, तो आप फ़र्ज़ करें गार्डियन में काम करते हैं, BBC में काम करते हैं, तो ये रूल्स में है। रूल्स में यानी कि $20 या $25 तक की वर्थ वो देते हैं कि भाई इस तक का गिफ्ट आप भाई एक्सेप्ट कर लें। भाई आपके यहाँ अगर ईद है, ईद के मौके पर आपको कोई केक भेजे, आप उसके बाहर फेंक दे, वो जी मैं तो बड़ा, और इनके अपने हालात जो हैं, मुझे अगर मुंह ना खुलवाएं तो मकसद ये तो कि सोशल मीडिया की यहाँ पे वो है। 5 करोड़ रुपया माहवार दे के जो है वो मैगजीन निकलते रहे, और आज वही इनकी वो जो 5वीं जंग लड़ रहे थे इनकलाबी, अब क्या इनकी अब बातें करें, तो इसलिए छोड़ा करें। ये बेसिकली इस मुल्क में अगर आपने बतौर सहाफ़ी तरक्की करना है तो सबसे पहले जाएं और कहें कि सर मैं सिपाह हूँ आपका, बताइए हुक्म, मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी का पैगाम कैसे दें, वही आपको बताएं और आप उसको बयान कर दें। यही है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में इतने सारे हिस्टोरिक इवेंट्स देखे हैं, आपके ख्याल में आज तक आपने जो इवेंट कवर किया सबसे बड़ा इवेंट कौन सा था? खैर उस हवाले से तो बहुत ज़्यादा कोई, मेरा ख्याल है कि किसी एक वाक़े को करना बहुत मुश्किल होगा। कोई खबर जो आपको, जिस पे फ़ख्र हो, कि जो आपके ख्याल में, जैसे होता है ना आपकी टॉप 3 या टॉप 10 या इस तरह कोई लिस्ट, आपके ख्याल में सबसे बड़ी खबर जिस पे आपको फ़ख्र है जो दी है आपने, वो कौन सी थी? बहुत, वो भी फिर अगेन जो कि धंधा ही ये करता रहा हूँ। लेकिन एक मसला ये ख़बर है वो ये आपको याद होगा, पता नहीं आप उस वक्त अभी तक जर्नलिज्म में आए थे, 1988 में जब इसने गवर्नमेंट तोड़ी थी ना मोहम्मद खान जो की ज़िया-उल-हक साहब, मेजर ज़िया-उल-हक ने, तो ये इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे थे, तो ये इंतज़ार कर रहे थे। उन दिनों बीबी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो ये कोई ऐसी तारीख के चक्कर में थे कि जब उनका ख्याल था कि वो यानी प्रेगनेंसी की वजह से इंतहाबी मुहिम न कर पाएंगी और ये वो। अच्छा। तो देन फाइनली रिलक्टेंटली इन्होंने कोई तारीख का तो नहीं, लेकिन महीने का इंदिया देना शुरू कर दिया कि वो। तो मैंने स्टोरी लिखी कि ये जनरल ज़िया साहब को की एजेंसियां बहुत नालायक साबित हुई हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दिनों अपना यानी प्रेगनेंसी से फारिग हो चुकी होंगी। तो ये ख़बर जो है ये 14 अगस्त 1988 के रोज़नामा दी नेशन अंग्रेज़ी का, जो नवाए वक्त के साथ निकला करता था, मैं उसका ब्यूरो चीफ था, तो उसमें छपी थी। अब मेरी बदकिस्मती ये हुई, नहीं सॉरी 13 अगस्त को छपी थी। 13 अगस्त को जो है वो नेशन और नवाए वक्त के सीनियर एडिटर्स और रिपोर्टर्स के साथ जनरल ज़िया का पैनल इंटरव्यू था। अच्छा, आप भी थे उनमें, ज़ाहिर है कि नहीं? ज़ाहिर है, एज ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद था, तो हम जब लाइन में खड़े थे कि वो आएंगे और फिर वो तारुफ वगैरह होगा। तो अब मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि सुबह उठ के वहाँ चले गए, मैंने अखबार भी नहीं देखा था कभी वो स्टोरी कैसे लीड लग गई, कैसी हुई, कहाँ नहीं, लीड स्टोरी नहीं थी, सिंगल कॉलम थी, बट फ्रंट पेज पे थी, क्योंकि हमारे अखबार वालों को अंदाज़ा था कि ये बहुत सेंसिटिव स्टोरी है और ये मुतल्लिका हल्कों में वो करेगी। तो वो आमतौर पर ये होता है कि आपके एडिटर आरिफ निज़ामी साहब मरहूम थे कि वो खड़े हैं तो भी वो कहेंगे सदर साहब से जी ये हमारे वो हैं फलाना फलाना। तो वो जनरल साहब अंदर दाखिल हुए तो आते ही वो मेरी तरफ लपके वो गुस्से में, उन्होंने कहा आपकी खबर गलत है। हालांकि उनसे मुताल्लिक भी नहीं थी। अच्छा, अब मुझे समझ ही नहीं आई कि कौन सी खबर, फिर मुझे एकदम से थोड़ा सा चौंका, क्योंकि मैं आपको बताया कि देर से सोते थे और सुबह से उठ के जाना पड़ा। तो बहरहाल आए उनके, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पे काबू पाया और कहने लगे कि शर्त लगा ले। मैंने कहा जी मैं बेचारा यानी सदर पाकिस्तान आप जैसे ताकतवर आदमी के साथ क्या शर्त लगा सकता हूँ। वो दूसरा एक और जो मैं समझता हूँ कि मेरे कैरियर में जिसने बहुत किया कि 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद इंडिया में इलेक्शन हुए थे, तो पूरी दुनिया में और इंडिया के सहाफ़ी भी ये कह रहे थे कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी।
तो मैं उन दिनों दी मुस्लिम का कॉरेस्पॉन्डेंट होता था, बहुत यंग था, 84 की बात दिल्ली है। में? नहीं, यहाँ से दिल्ली गया था मैं। अच्छा। वो भी एक बड़े अजीब तरीके से दिल्ली में मेरा वीज़ा मैनेज करवाया था। मुशाहिद साहब हमारे एडिटर थे। वो यूनिसेफ एक चाइल्ड हेल्थ के बारे में एक वर्कशॉप करवा रही थी, तो उन्होंने मुझे उसके लिए नॉमिनेट कर दिया। अच्छा। तो इंडियंस वीज़ा नहीं दे रहे थे, तो मुशाहिद साहब ने वो यूएन को बड़ा प्रेशराइज़ किया कि जी आपने मुझसे फिर नाम क्यों मांगा था और ये वो। खैर वो संभव मैनेज हो गया, मैं वहाँ गया। तो दिल्ली पहुँच के मैं कलकत्ता तक जो है मैं वो 3rd क्लास में सफ़र किया था। तो उसके बाद मैंने ख़बर लिखी थी, मैंने ये कहा था कि राजीव गांधी इतनी सीटें लेगा जितनी उसका नाना नेहरू ख्वाबों में देखता होगा। तो उसमें ख़बर में मैंने ये लिखा था कि जी मैंने दिल्ली से कलकत्ता तक हावड़ा एक्सप्रेस में 3rd क्लास में सफ़र किया है, और 21 घंटे के सफ़र में जितने भी लोग थे इस 3rd क्लास में, मैं उनसे पूछता था कि वोट किसको देना है, तो वो कहते हैं कि लौंडे को एक चांस ज़रूर देना है। अच्छा। तो वो मुशाहिद साहब ने वो लौंडे को एक चांस ज़रूर देना है वो इटैलिक्स में छापी थी फ्रंट पेज पे। ओहो, अच्छा। तो वो उसकी वजह से हमारे यहाँ की भी एजेंसियाँ बहुत परेशान हुई, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये हमारी हुकूमत और रियासत के तमाम इदारे ये तय कर चुके थे कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो मेरा ये था कि वो इलेक्शन से कितने दिन पहले आपकी स्टोरी छपी थी तकरीबन? वही कोई तकरीबन 1 महीना पहले। और इंडिया में भी ये एग्जिट पोल्स ये जो उनके अंदाजे थे जी, इंडियन उनके मीडिया भी के, एग्जिट पोल्स यही कह रहे थे कि जी वो इंदिरा गांधी चूँकि कत्ल हो गई है, कांग्रेस डिसरे में है, राजीव गांधी जो है वो तो पायलट था और वो बहुत अच्छा। फिर उसका वो लोग यानी मजाक भी उड़ाते थे कि मिसाल के तौर पर उसने एक आध इंतहाबी जलसे में कहा कि हमारे लोग जो हैं उन्हें वेकेशंस पे जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार इंडिया में कौन जाता है वेकेशन, ये यूरोपियन यूनियन। अच्छा। फिर वो ये कि जी मैरिड टू सोनिया गांधी, इसको क्या पता। ऐसे भी इतना अपने वो संजय गांधी को तैयार कर रही थी जिसका तो अपेरेंटली ही वॉज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। लेकिन वो चूँकि इंदिरा के साथ वो एक एसोसिएशन थी, उसके मर्डर की वजह से एक सिंपथी वेव थी फॉर, तो उसकी वजह से ये रियली गॉट। आपकी खबर ये नहीं वो दुरुस्त साबित हुई? तो वो इस तरह की। और आपको अवार्ड भी मिले हैं कभी कोई, जो APNS अवार्ड्स होते हैं या? जी माशाल्लाह, कोई इतनी खैर काबिल फ़ख्र बात नहीं है, लेकिन मिलते रहे हैं वो। अच्छा, आजकल नुसरत साहब नवाज शरीफ की आमद की बड़ी बात हो रही है, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। पहले टारगेट सेट किया जी 10 लाख लोग आएंगे, अब कह रहे हैं कि 5-6 लाख लोग आएंगे, और वो कह रहे हैं कि लाहौर की तारीख़ में बहुत बड़ा एक इस्तकबाल होगा। तो मुझे पता है कि आप एक और इस्तकबाल के विटनेस हैं जो कि बेनज़ीर भुट्टो का रहा है, और वो पाकिस्तान में अनडिस्प्यूटेड है कि वो सबसे बड़ा लाहौर की तारीख़ का इस्तकबाल था। उसकी कोई आपको याद है सर? कैसी उसमें आपने कहाँ? हाँ, ये 10 अप्रैल 1988 की ये बात है। नहीं, 10 अप्रैल 1986, 1986। तो उससे पहले मैं लाड़काना गया था 4 अप्रैल को, चूँकि बरसी होती थी। वहीं से फिर मैं वहाँ आया था। मैं वो यानी मुस्लिम का कॉरेस्पॉन्डेंट था। तो अलग सुबह उतरी थी, ये बीबी का जहाज़ उतरा था, तो वो जब आई थी तो उनका ट्रक वगैरह लगा हुआ था बाहर उनको ले जाने के लिए। तो सच्ची बात है मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी उनका वो होगा। तो खैर मैं चूँकि अलग सुबह उठ के बाद एयरपोर्ट ही चला गया था, इंतज़ार कर रहा था। तो वहाँ आई तो वो मुझे पहचानती थी, ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद से। वहाँ ज़्यादातर लाहौर के साहब ही थे, कुछ खैर मुल्की थे। तो उनके साथ नाहिद बीबी भी थी, वो भी मुझे जानती थी। वो मुझे देखती तो मुझे बीबी ने कहा कि हाय नुसरत, हाउ आर यू। मैंने कहा आपको नहीं काफ़ी करीब पहुंच गया आप उनके? नहीं, वो आई ज़ाहिर तो वो मुझे देखती नहीं ना, तो वो बल्कि टू बी ऑनेस्ट विद यू कि वो एक तरफ से वो मेरी तरफ आई, लेकिन वो लेडी थी, ज़ाहिर है वो जैसी मेरी तरफ बढ़ी तो ये यानी तहजीब का तकाजा। तो मैं फ़ौरन मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम आपके। तो वो बात करते करते उन्होंने कहा आए, तो वो ट्रक पर ही उन्होंने, मैं आप भी ट्रक पे ही बैठ गए? नहीं, मैंने फंस गया। मैं कहा यार मैं तो रिपोर्टिंग कर रही। वो फिर मैं रीगल चौक तक उनके साथ ही रहा। कितनी देर में सफ़र हुआ आपका? वो रीगल मेरा ख्याल है हमको 4-1 घंटे बाद पहुँचे थे। अच्छा, कैसा मजमा था? क्या अभी तक याद है आपको? भाई मुझे पूरी तरह याद है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि जब मैं रीगल अल्फला सिनेमा के करीब पहुँचा ना, तो मैंने कहा एक तो मैं उन दिनों सिगरेट बहुत पीता था, तो मैंने कहा यार एक तो मैं नीचे उतर के फिर मैं छुप के इधर और ट्रक में यूँ सिगरेट पी रहा। दूसरा ये कि मैं तो रिपोर्टिंग करने आया लोगों के जज्बात वगैरह,
तो आप थोड़ा सा खिसकने की कोशिश करें। तो मस्जिद शोहदा के करीब मैं फिर बीबी को ये कहने गया कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं आपको मीनार पाकिस्तान मिलूँगा जलसे में। तो मैं एकदम से खड़ा हुआ, तो जहाँ तक मेरी निगाह जा रही थी वहाँ तक भी इंसान थे, मेरे राइट हैंड पे भी, लेफ्ट पे भी और पीछे भी, सर ही सर थे इंसानों के। अब वो उसकी कितनी तादाद थी क्या नहीं थी, आप ये देखें वहाँ से खड़े हुए हैं आप ट्रक पे, तो आपकी वो जहाँ पे वो भंगियों की तोप है, नासिर बाग का आखिरी सिरा नज़र आता है वहाँ पे। इस तरह आप पीछे टर्न करें तो वो पूरा चेयरिंग क्रॉस करते हुए फिर लेफ़्ट को वो आता है, वो जो यानी कि आपको वो सिविल लाइन थाने को ले जाती हैं चीज़ें वो, और राइट को वो बीटन रोड को रास्ता जाता है। तो वहाँ पर चलिए तिल धरने की जगह नहीं थी। आई डोंट थिंक कि उससे बड़ा कोई भी, फिर वो जब मीनार पाकिस्तान में, आई डोंट थिंक अभी तक उससे ज़्यादा मजमा किसी को भी इस्तकबाल के लिए आया। उसका बिल्डअप भी आपने देखा होगा, उसकी भी ऐसी तैयारियां हो रही थी जैसे अभी हो रही हैं? इतनी नहीं थी क्योंकि उन दिनों माशाल्लाह तो अभी उठा था, लेकिन जनरल ज़िया भी थे, लाइल होते, बड़ी उन्होंने खामोशी से उस पर काम किया था पीपल्स पार्टी वालों ने, लेकिन बड़ा डीप काम किया हुआ था। लोग थे इसी तरह की। आजकल तो आपको पता ना, बड़ी ऐप्स बनी हैं, आजकल शोशा ज़्यादा है ना जी, उन दिनों ऐसा नहीं था। वो तो आई थिंक है उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आई मस्त से जी जहांगीर बदर को जाता है, मरहूम को। सोशल मीडिया भी नहीं था, ना इस तरह का टीवी था। जहांगीर बदर मरहूम जो है ना, वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे थे, उन्हें कोड़े भी लगे थे, बाय द वे 10 कोड़े भी उन्होंने खाए थे। वो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने पूरे अपने स्टूडेंट एक्टिविज़म के ज़माने से लोगों से राब्ते करने का जो तरीक़ा था वो सारा करते हुए इस्तेमाल किया। दूसरी हमें ये बात भी तस्लीम करनी होगी कि उसका एक क्रेडिट मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को भी जाता है कि उन्होंने मार्शल लॉ उठवा लिया था और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स बहाल कर दिए थे। तो ये पकड़ दकड़ वाला सिलसिला जो है ख़त्म हो गया था उनके आने से पहले। तो उनको जो कहा जा रहा था जी रोका जाए और वरना तो बहुत हंगामा हो जाएगा, तो जुनेजो साहब फर्मली सेड नो। ये भी एक फैक्ट है। और तो इस्तकबाल से सर कोई फ़र्क पड़ता है आपकी पॉलिटिकल लैंडस्केप पे या आपकी पॉपुलैरिटी पे? यानी वो जो उस दिन हुआ, जितने लोग निकले, जितना आया, उससे उनका फ्यूचर डिफाइन हो गया कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी बस? फिर हाँ। आपको लग गया था उसी दिन के बाद? जी जी, जाहिर है वो तो हुआ, लेकिन अगरचे उसमें बाद में डैमेजेस भी हुए। देखिए ये चीज़ें बाज़ औक़ात बहुत, अब अप्रैल 86 तो हो गया, शानदार तारीख़ी इस्तकबाल। तो 14 अगस्त को मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने कहा कि जी मैं जलसा करूँगा, मार्शल लॉ उठा लिया गया है इधर मीनार पाकिस्तान में। उसी दिन पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि जी हम मोची दरवाजे में करेंगे। तो फिर उस पर बहुत बहस हुई कि यार अगर ये दोनों आ गए तो ये कोई ना कोई वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इस पर भी बल्कि एक वाक़या है, यानी फेडरल कैबिनेट में हो रहा था, तो वहाँ पे उन दिनों ISI के चीफ होते थे अख्तर अब्दुल रहमान साहब, फातेह, जिनके ऊपर हारून रशीद साहब ने किताब भी लिखी है। तो उन्होंने काबीना में ये कहा कि अगर आप मोहम्मद खान जुनेजो ये कह रहे थे कि मैं ये करने लगा हूँ कि मैं कौम से ख़ताब करूँगा टीवी पे, और मैं ये कहूँगा कि मैं इस जलसे से ख़ताब नहीं कर रहा, और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी अपना जलसा ना करे। ठीक, उसके ख़िलाफ़ मरहूम अख्तर अब्दुल रहमान ने बहुत शदीद तकरीर की। उन्होंने कहा कि आप यूनिलैटरली ये फ़ैसला करके जो है तो आपकी अथॉरिटी इरोड हो जाएगी कैबिनेट में। उस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर होते थे SK महमूद, सैयद खालिद महमूद उनका नाम था। उन्होंने कहा हाँ जनरल साहब आप तो यही चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो सो डैट यू कैन कम बैक अगेन, यानी मार्शल लॉ रिस्टोर हो। और जुनेजो साहब ने कहा कि जनरल साहब कोई ऐसी बात नहीं, धीरे रहें। फिर वो जुनेजो साहब ने तकरीर की, जलसा किया, पीपल्स पार्टी बज़िद रही, तो फिर खुला हैंड दिया जुनेजो साहब ने गवर्नमेंट को वहाँ पे। तो 4 पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए थे, तो डैमेज हुआ था। आप ये समझे वही हो गया जो 9 मई हो गया, लेकिन 9 मई तो खैर और तनाजुर में है, लेकिन सिविल 9 मई हुआ था। हाँ उस तरह का। अच्छा, यानी डैमेज हुआ था उससे कि जो वो जो कमाया था उस सारे
वेलकम से वो उसको टेंट पड़ा 14 अगस्त को ही। ओके, यानी अप्रैल में हुआ तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त। लेकिन इवेंचुअली वो प्राइम मिनिस्टर तो बनी। जी हाँ। तो अभी सर ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के जलसे में आप लग रहा है कि वैसे ही सीन्स हो सकते हैं और वो उस तरह होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? वो आपने अभी ग्वाल मंडी की बात भी की हुई है जो आप बड़ी पॉपुलर हुई है सोशल मीडिया पे। हाँ, आप लोगों ने भी कल उसको डिस्कस किया है। एक तो भैया सबसे पहली बात ये है कि हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बाबे को क्या पता शाम को पागल भी हो जाता है। आपने शुक्र है आप ये नहीं कहते हैं। हम कभी नहीं कहते सर, हम तो नहीं मैं हमारे और सीनियर यार मैं हंस रहा हूँ थोड़ा कर इन बातों को। इन बात खुल के करनी चाहिए, हंसी मजाक को रिलैक्स करना चाहिए। भाई आई नो ग्वाल मंडी लाइक द बैक ऑफ माई पाम। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर। मैं खुद हवेली अलफ शाह एक मोहल्ला है दिल्ली दरवाजे के अंदर, मैं वहाँ पैदा हूँ, मेरा ननियाल वहाँ का है। मेरे वालिद साहब जो हैं चौक नवाब साहब अंदरून मोची दरवाजे की पैदावार है। ठीक है जी। तो अगर मैं लाहौर को नहीं जानता तो शायद कोई और जानता होगा। तो लास्टली विजिट मिशन हाई स्कूल रंग महल लाहौर में पढ़ा हूँ और मैं पैदल जाता था अपने घर से मिशन स्कूल रंग महल तक कश्मीरी बाज़ार से होते हुए, और यानी कि जी आपकी पुरानी कोतवाली से गुजर कर उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता था। तो लाहौर शहर की हर गली हर कूचे और ग्वाल मंडी में मेरे ताया मरहूम रहते थे ग्वाल मंडी चौक में, और उनके यहाँ बच्चे बाद में पैदा हुए थे। तो मैं चूँकि पहला बच्चा था फैमिली में तो वो मैं उनका लाडला भी था, तो मैं अक्सर वीकेंड उन्हीं के यहाँ रहता था और ग्वाल मंडी की रौनकें और ये वो। तो मैं शायद थोड़ा सा जानता हूँ ग्वाल मंडी की और वहाँ के हर मोहल्ले की। अभी हाल ही में कोई विजिट किया था ग्वाल मंडी का? यानी कि होता है ना, नब्ज बदलती भी रहती है ना इस इलाके की। जानता हूँ मैं, जब भी लाहौर जाता हूँ तो मैं हमेशा वहाँ पे मम्मी डैडी इलाकों में नहीं जाता, मैं हमेशा पैदल जो है जाता हूँ। आज से को 2-3 महीने पहले गया था। अच्छा, 2-3 महीने सर। अच्छा, जब ग्वाल मंडी ही नहीं पूरे अंदरूनी शहर पुराने में लाहौर में जब आप यानी पैदल चले तो बहुत रास्ते होते हैं, और ज़ाहिर है कि लक्ष्मी भी जाना होता है तो मैं पैदल जाना पसंद करता हूँ। अच्छा, तो वो रिपोर्टिंग वाली इंस्टिंक्ट है कि बस मोची दरवाजे से आप उतरेंगे चेमन गेट से होते हुए तो ग्वाल मंडी जाएंगे, लेफ़्ट को मुड़ेंगे निस्फर रोड, फिर भी जाके आप लक्ष्मी चौक पहुँचेंगे ना, तो शायद कोई 1-2 लोगों से बात कर ली होगी। अच्छा, जब आपने ये कहा उसके बाद से कोई नून लीग का रिएक्शन या आपसे कोई रब्ता हुआ कि? नहीं मेरे साथ कोई ऐसा, तो उनके आजकल जैसे वो तहरीक इंसाफ के होते थे ना जियाले जो माँ बहन करते थे, उसी तरह उनके भी आजकल को सोशल मीडिया पे लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि जी जो उनके बारे में कहे, तो उन्होंने इस तरह की बातें बड़ी चलाई, बुढ़ा पागल हो गया है, उनकी पता ग्वाल मंडी था ये वो। और जो लोग ये बातें करते हैं मैं कभी चाहता हूँ कि मेरे साथ बैठे और मेरे साथ सिर्फ लाहौरी पंजाबी बोलें, उनका बाप भी नहीं बोल सकता। जाहिर है ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, लाहौर की पंजाबी बोलना जो है बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको ध्यानदारी से कह रहा हूँ। ये जो लाहौर के एक्सपर्ट बनते हैं ना, मेरा उनका चैलेंज है सर मेरे साथ बैठ के 5 मिनट सिर्फ यानी पंजाबी में गुफ्तगू करें, तो उससे पता चल जाएगा कौन लाहौर को कितना जानता है। जबरदस्त। चले ठीक है। तो आपका आखिरी ये मियाँ साहब जो है ना, जब भी कभी मैं उनसे ज़िंदगी में 10 या 12 मरतबा मिला हूँ, तो उनको मेरी इस आदत का पता, मैं जब भी कभी उनसे मिलता था ना, कभी वो जाती उम्र जब होते थे वो गए सो तुसी अपना भी महल्ले की कहने लो। अच्छा, तो अगर मियाँ साहब खुद मुझसे पूछ लेते होते थे, ठीक, और यानी मियाँ साहब को भी पता है कि आपको ज़्यादा पता है, तो यानी अरे भाई आम बंदों के साथ घूमना फिरने वाले को अब मैं आपसे क्या बात बताऊँ, ये कि ये ऐसी बातें जो है ना, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो है ना, ये अलग चीज़ है, एक सेंटिमेंट होता है। अब मैं इनसे ये पूछूं तो 1970 में ग्वाल मंडी ने किसको इलेक्ट किया था, उसका नाम नहीं बता सकते ये। आपको ज़ाहिर है सारा पता है, ठीक है ना, कि भाई सूबाई असम्बली में कौन था और कौमी असम्बली में कौन था, ठीक है ना। तो ये इलाका जो है ना, उस वक्त पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में लोग बहुत गिरफ्तार थे, अंदरूनी शहर के लोग। मलक गुलाम नबी साहब सूबाई असम्बली के थे, फिर वो वज़ीर तालीम भी रहे।
और वो ससुर हैं यास्मीन राशिद साहिबा के। अच्छा, मतलब अच्छा, वो पीपल्स पार्टी में थे सब। वो बहुत ही, और वो उनकी बड़ी शोहरत थी, वो बहुत लाहौरी अंदाज में, वो बहुत कारकुनों में बहुत मकबूल थे, लेकिन वो उनके मुंह से गालियों की बौछार हुआ करती थी, काम भी करते थे और साथ में बुरा भला भी करते, जो कहते थे ओए तू आ गया, और फिर डजन, और सब बहुत वो मकबूल थे। तो ये ख़ुद तो चकवाल की है ना यास्मीन राशिद साहबा। अच्छा। तो इनकी वो शादी हुई है उनकी, यानी ये बहू है। अच्छा, अच्छा, ये इधर से ये लाहौर की नहीं उधर है गई हुई है। यास्मीन जी। अच्छा, अब कोई आपके ख्याल में कोई नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद सूरत हाल बदल सकती है? अभी तो ज़ाहिर आपने बता दी है, कोई उनके आने से कोई फ़र्क पड़ता होता है कि एकदम आए और लोग उनको डिपेंड देखें? करता है कि वो आके हो? क्या, भाई उनको देख के क्या, मतलब कि आंखों में चमक क्या है ना, मकसद ये कि वो बयान क्या लेकर आ रहे हैं। अगर उन्होंने यही कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छे थे और मैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा बनूंगा, तो नहीं। शहबाज शरीफ जी हुजूरी की अलामत है, नवाज शरीफ जी हुजूरी बनकर आएंगे तो यानी मफाहमत नहीं, मज़ाहमत वाला बयानिया चलेगा। ओ भाई, ये वो जाने, उनका काम जाने। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी हजूरी नहीं चलेगी, तो बेहतर है। और अब मियाँ साहब के पास कोई चॉइस भी नहीं रहा, अब उन्हें आना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ ओवर कमिटेड। सबको बता, अब उन्हें हर सूरत में आना पड़ेगा। वो अब अगर इस वक्त भी अपनी कुछ थोड़ी बहुत इज़्ज़त बचाना चाहते हैं तो हिफाजती ज़मानत ना करवाएं, उतरते ही खुद को सरेंडर करें, तो नेक्स्ट डे अदालत में जाएं और एक्सप्लेन करें, फिर जमानत लें। लेकिन जलसा नहीं हो सकेगा ना फिर। तो बस फिर ये कि अगर थानेदार के साथ मिलकर चोरी करनी है तो अगे तेरे पागल चाहिए। अगर इनके बारे में ये तासुर गया कि ये डील करके आए हैं तो फारिग। अच्छा, अगले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नहीं मैं बन सकते? आपसे दोबारा अर्ज करता हूँ जी, अरे भाई सबसे पहले तो बात ये कि प्राइम मिनिस्टर तो पहले ये बताएं कि वो MNA का कहीं इलेक्शन तो कहीं खड़ा होना पड़ेगा ना। इज़ ये अलाउड टू एज पर लॉ? वो तो कह रहे हैं कि मसले हल हो जाएंगे ना। कैसे? जब पाकिस्तान के हक में चलें तो मसले हल हो जाएंगे। यार हवा चलाने से तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट में अभी कौन बैठा हुआ है? वो कहेगा वो फैसला गलत हुआ था। उन्हें तो अभी वो नहीं, प्रोसीजर एक्ट नहीं संभाला जा रहा, रोज़ाना लाइव हो रही हैं। यानी आपके ख्याल में उनके लीगल मसले ही नहीं ख़त्म होंगे? भाई साहब, सबसे पहले उन्हें ये इश्तहारी डिक्लेयर हुए हैं, सरेंडर तो करना पड़ेगा कोर्ट में। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, उनको ये इजाज़त देने के लिए 2 से 2.5 साल चाहिए कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े। ये थोड़ी है कोई जाके यूं पिस्तौल दिखाएगा, कहेगा जी सर मेरे पिया आ गए, इनको लड़ाना है। कहाँ की बातें कर रहे हैं? कभी सियासत में ऐसे होता है कि कोई आपको तश्तरी में देगा यूं? और अब तो वैसे भी उन्होंने खुद डॉलर की कीमत देखी, कम कर दी कीमत। उन्हें नवाज शरीफ की क्या ज़रूरत है? किस चक्कर में पड़ गए? ही इज़ बीइंग ट्रैप्ड बाय हिज ब्रदर। मैन, आई एम रिपीटिंग इट, नवाज शरीफ हैज़ बीन ट्रैप्ड बाय हिज ब्रदर। तो इलेक्शन नहीं होंगे वक्त पे? ओ भाई, इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन उसमें नवाज शरीफ साहब को क्या मिलेगा? अच्छा। मुझे ये बताएं ना प्लीज़, मुझे एजुकेट करें। आई वॉन्ट टू लर्न। आम तासुर ये है कि भाई मेरे, जब हवाएं कैसे हवाएं हक में हो गई तो क्या मसलन कौन फैसला करेगा? ये फैसला ये तो फिर फैसला साज वैसे ही बिठा दें। इलेक्शन की रस्म से तो गुजरना पड़ता है या नहीं? हाँ, वो इलेक्शन की रस्म तो होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी, हाँ इनका नाम यूज़ करना चाहती है इनकी जमात, इनकी सूरत। और अच्छा, अब अगर मियाँ साहब जो है वो इतने सूफ़ी मनश हो गए हैं कि ठीक है, वो लोगों की कोताहियों और ख़ामियों पे शफीक माँ की तरह जो है वो पर्दा डाल के और अपने ऊपर सब कुछ लेना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता करे। मैं यही दुआ ही मांग सकता हूँ।